जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्या साइंस क्लासेस यूपी 36 पर। दोस्तों, आज हम 12th बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा पहला लेक्चर है और इसमें हमारा पहला टॉपिक है मानव जनन तंत्र। इस चैप्टर का नाम है मानव जनन और इसका जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं इसका नाम है नर जनन तंत्र। तो आज हम नर जनन तंत्र पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तंत्र का मतलब क्या होगा। इसमें नर जनन तंत्र, तंत्र का मतलब अंगों का समूह, जनन मतलब बच्चे से बच्चे का निर्माण करना, मतलब इंसान से बच्चे का निर्माण करना। नर मतलब पुरुष में, यानी कि बच्चे के निर्माण में पुरुष के शरीर के वे अंग जो बच्चे के निर्माण में सहायक होते हैं, उन अंग के समूह को नर जनन तंत्र कहते हैं। यानी कि जनन की क्रिया में जनन की क्रिया में पुरुष के जो अंग भाग लेते हैं उन अंगों के समूह को नर जनन तंत्र कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पुरुष में जनन क्रिया में सहायक अंगों के समूह को नर जनन तंत्र कहते हैं। यह शरीर के श्रोणि क्षेत्र में पाया जाता है। श्रोणि क्षेत्र यानी कमर वाले भाग में, कमर वाले भाग को क्या कहते हैं? श्रोणि क्षेत्र कहते हैं। तो ये श्रोणि क्षेत्र में पाया जाता है। और नर जनन तंत्र यानी कि जनन क्रिया में पुरुषों के जो अंग सहायक हैं उन अंगों के समूह को कहेंगे नर जनन तंत्र। अब इसमें कौन कौन से अंग आ जाते हैं? जैसे पहला है एक जोड़ी वृषण। एक जोड़ी वृषण, इन वृषण के भीतर ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इन वृषण के भीतर ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। दूसरा है वृषण कोश। वृषण कोश जो है, कोश का मतलब होगा कमरा। तो जो वृषण होते हैं, वृषण इसी वृषण कोश के अंदर पैक रहते हैं, यानी कि वृषण को चारों ओर से वृषण कोश घेरे रहता है। तीसरा है शुक्रवाहिनियां। शुक्रवाहिनियां देखिए, जो शुक्राणु होते हैं वो वृषण में बनते हैं और वृषण में बनने के बाद वे किस मार्ग से शुक्राशय तक पहुंचते हैं? शुक्राशय तक पहुंचते हैं उस नली को ही कहते हैं शुक्रवाहिनी। यानी कि जो शुक्र का वाहन करके ले जाए, बहा करके ले जाए, उसे शुक्र वाहिनी कहते हैं। ये हो गया। चौथा है दो अधिवृषण। दो अधिवृषण, दो अधिवृषण जो होते हैं वे वृषण के ऊपर से जुड़े रहते हैं और वे वृषण से शुक्राणुओं को प्राप्त करके, वृषण से शुक्राणुओं को प्राप्त करके शुक्रवाहिनियों को दे देते हैं। यहाँ पर आपको नाम बता रहे हैं, अभी हम चित्र बनाकर इसको समझाएंगे। दूसरा है शुक्राशय। शुक्राशय जो होता है, जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु अधिवृषण से निकल करके शुक्रवाहिनी से होते हुए जा करके पहुंचते हैं शुक्राशय में। शुक्राशय में दो स्खलन वाहिनियां, यहाँ पर दो स्खलन वाहिनियां भी होती है, अभी आपको बताएंगे। दूसरा है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि, इसका भी अभी हम आपको काम बताने वाले हैं। मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग जिससे आप मूत्र शरीर से बाहर आ जाता है। दो काउपर्स ग्रंथियां और शिश्न। शिश्न ये बाहर जनन तंत्र का बाहरी अंग है। अब आपको हम चित्र के माध्यम से थोड़ा सा समझा देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर हम समझने वाले हैं सबसे पहले वृषण, फिर वृषण कोश। यहाँ पर सब कुछ एक तरफ से समझते जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वृषण कोश इस तरह से आकार का होता है, इस आकार का होता है, दो गोली की तरह होता है। और इस वृषण कोश के अंदर आप देखेंगे, इसको काट करके, तो वृषण कोश के अंदर कम से कम 250 यानी कि 250 भाग होते हैं। 250 भाग होते हैं और सभी भागों में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो एक साथ कई सारे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जरूरी नहीं कि एक साथ एक ही शुक्राणु, लेकिन एक साथ कई सारे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और इसको चारों तरफ से वृषण कोश जो होता है वो घेरे रहता है। इसको चारों तरफ से वृषण कोश जो होता है वो घेरे रहता है। तो इसमें शुक्राणु का निर्माण हो गया, वृषण कोश भी घेरे रहता है। देखिए, वृषण कोश का काम होता है कि जैसे शरीर का आपका तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, तो वृषण को 37 से 2 डिग्री सेल्सियस कम तापमान प्रदान करे, क्योंकि शुक्राणु के निर्माण के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। अगर 37 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा
तो वहां शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसलिए जरूरी है कि इसे कम तापमान पे रखा जाए, और कम तापमान में रखने का जो काम होता है वो वृषण कोश करता है। अब यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण हो गया, इसे कम तापमान देने का काम हो गया। अब यहाँ से एक होगा अधिवृषण, अधिवृषण यहाँ से निकलना रहेगा, अधिवृषण यहाँ से निकला रहेगा, और इस अधिवृषण दोनों में निकलेगा, अधिवृषण दोनों में निकलेगा। और इसका काम होता है कि ये शुक्राणु को वृषण से प्राप्त करके और यहाँ पर ले जा करके जो शुक्र वाहिनियां होती है, यहाँ से शुक्र वाहिनी जुड़ी होती है, उन शुक्र वाहिनियों को दे दे, उन शुक्र वाहिनियों को दे दे। और शुक्र वाहिनी यहाँ पर आपको थोड़ा सा नाम ले देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा वृषण, ये हो जाएगा वृषण कोश, ये जाएगा वृषण कोश। उसके बाद ये हो जाएगा अधिवृषण, ये अधिवृषण हो जाएगा। अब देखिए अधिवृषण क्या करेगा, शुक्राणुओं को वृषण कोश से लेकर के दे देगा शुक्रवाहिनियों को। और शुक्रवाहिनी क्या करेगा, शुक्रवाहिनी जो होता है ये शुक्राणु को ले जाकर के शुक्राशय में दे देगा। ये क्या करेगा, शुक्राशय में दे देता है। अब हम आपको थोड़ा सा इसके आगे की संरचना बनाकर दिखाते हैं और अलग बना करके दिखाते हैं। आप यहाँ पर देखिए, अब हम थोड़ा सा बनाने चल रहे हैं शुक्राशय और उसके आगे की संरचना। तो देखिए ये थोड़ा सा हम शुक्राशय की संरचना बना रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ से जो वृषण कोश होते हैं, वृषण कोश यहाँ से आकर के इसी तरह से जुड़े होते हैं, और यहाँ से आकर के उससे अधिवृषण निकलेगा, और अधिवृषण से यहाँ फिर जाकर के शुक्रवाहिनी इसमें जाकर के जुड़ जाती हैं। दोनों तरफ यही घटना होती है। तो यहाँ से शुक्राणु बना, शुक्राणु बनने के बाद अधिवृषण में गया, अधिवृषण से शुक्रवाहिनियों में, शुक्रवाहिनी से जाकर के यहाँ शुक्राशय है। ये क्या है, ये शुक्राशय है, शुक्राशय में जाकर के पहुंच गया। अब शुक्राशय में पहुंच तो गया, यहाँ पर जो होता है प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, यहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि के आगे इस तरह से मूत्र मार्ग होता है, मूत्र मार्ग होता है, और यहाँ पर मूत्र मार्ग की चारों तरफ त्वचा होती है। ये क्या है, ये त्वचा है, ये मूत्र मार्ग के चारों तरफ की त्वचा है। ये मूत्र मार्ग के चारों तरफ की त्वचा है। तो देखिए यहाँ पर शुक्राणु बना, यहाँ शुक्राणु अधिवृषण से निकला, और अधिवृषण दे दिया शुक्रवाहिनियों को, शुक्रवाहिनी दे देता है शुक्राशय को। अब शुक्राशय में, शुक्राशय जो होता है, शुक्राशय क्या करेगा, ये शुक्रवाहिनियों को उठा करके यहाँ से सीधे भेज देगा, यहाँ से सीधे भेज देता है। लेकिन जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, ये क्या है, ये है प्रोस्टेट ग्रंथि, ये प्रोस्टेट ग्रंथि है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है, यहाँ पर पीछे ब्लैडर है, ब्लैडर के पास मूत्र भी इकट्ठा है और शुक्राशय भी इकट्ठा है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि डिसाइड करेगी कि इसमें कब मूत्र भेजना है और इसमें कब शुक्राणु भेजना है। तो ये डिसाइड करने का काम कौन करता है, प्रोस्टेट करता है। प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदर भी कई सारे भाग होते हैं, जैसे घर के अंदर कई सारे कमरे होते हैं और सभी कमरे गैलरी में खुलते हैं, उसी तरह इसमें क्या होता है, कई सारे इसके भाग होते हैं, और सभी भाग आकर के इसी यूरेथ्रा में यानी कि मूत्र मार्ग में ही खुलते हैं, सभी आकर खुलते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर आता है, यहाँ पर दो होती है काउपर्स ग्रंथियां, इन्हें क्या कहते हैं, काउपर्स ग्रंथियां। ये काउपर्स ग्रंथियां क्या करती हैं, ये सेक्स के समय पर क्या करते हैं कि ये लसलसा पदार्थ पैदा करती है, उत्पन्न करती हैं, और लसलसा पदार्थ जो रास्ते को सुगम बनाता है। तो आप सभी का नाम जान गए, वृषण, वृषण कोश, और देखिए जिस तरह से वृषण और वृषण को इधर है, इधर भी उसी तरह से होगा। फिर उसके बाद अधिवृषण, अधिवृषण से शुक्रवाहिनियां, शुक्रवाहिनियों के बाद शुक्राशय, शुक्राशय से आएगा शुक्राणु प्रोस्टेट ग्रंथि में, प्रोस्टेट से यहाँ यूरेथ्रा के मार्ग में भेज दिया जाता है। और ये जो सामने की भाग है इसे ही कहते हैं शिश्न, इसे कहते हैं शिश्न कहते हैं।
तो आपको चित्र के माध्यम से समझ में आ गया। अब हम इसे लिखित रूप में आपको समझाने वाले हैं। एक बार यहाँ पर फिर से देख लीजिए। नंबर एक, एक जोड़ी वृषण, एक जोड़ी यानी दो वृषण, आपको समझ में आ गया। वृषण कोष वृषण को घेरे रखता है। नंबर तीसरे पे है दो शुक्रवाहिनियां जो शुक्राणु को ले जाने का काम करती हैं। नंबर 4 पे दो अधिवृषण जो शुक्राणु को वृषण से प्राप्त करती हैं, और दो स्खलन वाहिनियां। 7वें नंबर पे है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि आपको हमने बताया ये डिसाइड करेगा कि कब मूत्र मार्ग में कब मूत्र आना है और कब शुक्राणु आना, ये डिसाइड करेगा। और तीसरा मूत्र मार्ग है जिसके माध्यम से शुक्राणु भी आ सकते हैं, मूत्र भी आ सकता है, अन्य भी अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन हो सकता है। 9वां है दो काउपर्स ग्रंथियां। दो काउपर्स ग्रंथियां क्या करती हैं, ये सेक्स के समय पर लसलसे पदार्थ का निर्माण करती है जिससे रास्ते को सुगम बनाया जाता है। और चौथा है शिश्न। शिश्न जो बाहरी अंग है, ये एकदम नर्म त्वचा होती है। अब इसमें देखिए नर जनन तंत्र में भाग तो कई हैं, लेकिन जो मेन है हम उससे उनको पढ़ेंगे। 4-5 है मेन, उन्हीं को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर है वृषण। नंबर 1, प्रत्येक वृषण लगभग 250 पिरामिडी वृषणीय पिंडों में विभक्त रहता है। हमने बताया कि वृषण जो होता है वो 250 भागों में विभक्त रहता है, और सभी भागों में जो होता शुक्राणु का निर्माण होता है। प्रत्येक पिंडक में 1 से 4 महीने तथा अति कुंडलित शुक्रजन नलिका होती है। यानी कि देखिए जितने कुंडलित हैं, यानी कि जितने पिंडक हैं 250 पिंडक, सभी पिंडकों में 4-4 पतली नसें, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 एकदम पतली नसें होती हैं। और उन नसों के भीतर, उन नसों को शुक्रजन नलिका कहते हैं, तथा इन नसों के भीतर ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो वृषण के अंदर 250 पिरामिड यानी पिंडक, और 250 पिंडकों में, सभी पिंडकों में महीन महीन नसें होती है जिन्हें शुक्रजन नलिका कहते हैं। और सभी शुक्रजन नलिकाओं के अंदर जो होता है शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को कहते हैं शुक्राणु जनन। इसमें शुक्राणु जनन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त पिंडक के ऊतक में रक्त केशिका, तंत्रिका तंत्र तथा अंतराली कोशिकाएं भी होती हैं। यानी कि जो शुक्रजन नलिका होती है उसमें कोशिका का निर्माण तो होता ही है, साथ ही साथ तंत्रिका तंत्र भी पाए जाते हैं, रक्त केशिका भी पाई जाती है। तंत्रिका तंत्र यानी कि जो सूचना को दिमाग तक पहुंचाती है, रक्त केशिका यानी शरीर की सबसे पतली नस, और अंतराली कोशिकाएं जो होती है यानी जो शुक्राणु के निर्माण का नेतृत्व करती है, उसका नियंत्रण करती हैं। अंतराली कोशिकाएं ही लीडिंग कोशिकाएं कहलाती है। अंतराली कोशिकाएं और लीडिंग कोशिकाएं एक ही। ये टेस्टोस्टेरोन तथा अन्य एंड्रोजन्स हार्मोन का स्रावण करती हैं। ये जो लीडिंग कोशिकाएं होती है ये टेस्टोस्टेरोन तथा एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण करती हैं, और इसका नियंत्रण LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ICSH हार्मोन्स के द्वारा होता है। यानी कि जो लीडिंग कोशिकाएं होती है इनका खुद का नियंत्रण, ये तो ल्यूटिनाइजिंग और ICSH के नियंत्रण में होती हैं, और ये खुद टेस्टोस्टेरोन और हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। दोस्तों इन हार्मोनों को याद रखना, क्योंकि बहुविकल्पीय में आपसे यही क्वेश्चन पूछता है। ये हार्मोन नर लक्षणों का निर्धारण करते हैं। यानी कि जो नर लक्षण होते हैं, ये हार्मोन्स होते हैं, यही निर्धारण करेंगे कि पुरुष में कौन कौन से लक्षण होंगे। जैसे पुरुष की आवाज मोटी होती है, दाढ़ी आ जाता है, मूछें आ जाती है, उनमें शुक्राणु का निर्माण होना है, ये सारे लक्षणों का निर्धारण कौन करता है, ये हार्मोन्स करते हैं। तथा शुक्राणु जनन को प्रेरित करते हैं, यानी कि शुक्राणु के बनने, शुक्राणु क्रिया को रोकने, शुक्राणु कैसे निर्माण होगा, सारी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, तो यही लक्षण हार्मोन्स करते हैं। प्रत्येक शुक्रजनक नलिका में जननिक उपकला स्तरित होती है। इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। यानी कि जो वृषण 250 भागों में बटा होता है, प्रत्येक भाग में 1 से 4 तक शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं, और शुक्रजन नलिकाओं के अंदर 2 प्रकार की कोशिका होती है, एक शुक्रजन कोशिका, दूसरा सर्टोली कोशिका। तो जो शुक्रजन कोशिका होती है वो अर्धसूत्री विभाजन करके शुक्राणु का निर्माण करती है, जो कि यहाँ पर लिखा है। दूसरा सर्टोली कोशिका,
शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का काम सर्टोली कोशिका करती है। तो आपसे पूछेगा शुक्राणु को पोषण कहाँ से मिलता है, तो सर्टोली कोशिका से। की शुक्राणु की मातृ जनन कोशिका कौन सी है, तो शुक्र जनन कोशिका, शुक्रजन कोशिका। अब यहाँ पर है तीसरा पे वृषण कोश। हम समझेंगे वृषण कोश क्या होता है। आपको हमने पहले ही बता दिया था कि वृषण कोश क्या होता है। ये वृषण को चारों ओर से घेरे रखता है। वृषण कोश एक थैली नुमा संरचना है जिसमें वृषण पाए जाते हैं, तथा यह ताप नियामक का कार्य करता है। इसका तापमान शरीर के तापमान से अपेक्षाकृत 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। हमने आपको पहले बता दिया कि वृषण को शुक्राणु के निर्माण के लिए आवश्यक है कि उसका तापमान शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो, और उसकी यह आवश्यकता को पूरा करने का काम वृषण कोश करता है। यहाँ पर तीसरे नंबर पे है 2 अधिवृषण। इनकी संख्या 2 होती है। यह वृषण से शुक्राणु को लेकर शुक्रवाहिनी को देने का काम करता है। इसमें कुछ समझने लायक है नहीं, हमें सब कुछ पहले समझा दिया है। चौथे नंबर पे है 2 शुक्रवाहिनियां। प्रत्येक शुक्रवाहिनी लगभग 45 सेंटीमीटर हो। इसकी लंबाई कितनी है, 45 सेंटीमीटर। लंबाई आपसे कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन दीर्घ उत्तरीय में जब पूछेगा तो आपको लिख देना है। प्रत्येक शुक्रवाहिनी लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका का रचना होती है, जो कि शुक्राणु को वृषण से शुक्राशय तक पहुंचाने का काम करती है। हमने आपको चित्र में समझा दिया था, पहुंचाने का कार्य करता है। इनकी संख्या 2 होती है। तो हमने जितने भी मुख्य मुख्य भाग थे हमने आपको सब पढ़ा दिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।